नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पटरी से उतर गई है बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 12 बोगियां पश्चिम बंगाल में पटरी से बीकानेर एक्सप्रेस उतरी है, डिरेल हुई है और 12 बोगियां पटरी से उतर आई हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत की सूचना है, हालांकि कई लोग घायल हैं। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल में पटरी से बीकानेर एक्सप्रेस उतरी है, 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में हादसा हुआ है और गुवाहाटी जा रही थी बीकानेर एक्सप्रेस, पटरी से उतरी है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो बीकानेर जंक्शन से कैसे ये गाड़ी गुजरी और ये हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ट्रेन रफ्तार में थी और ये मैनागुड़ी के पास पहुंचती है और जलपाईगुड़ी के पास मैनागुड़ी है जहां पर यह हादसा होता है। और यह गंभीर हादसा होता है जब ट्रेन की बोगी 12 बोगी पटरी से उतर जाती है और 3 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई उसमें आपने देखा कि किस तरीके से राहत और बचाव कार्य जारी है। तो ग्राफिक्स के जरिए यह हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन की जो रफ्तार थी वो बनी हुई थी और मैनागुड़ी पहुंचती है और 12 बोगियां डिरेल हो जाती हैं। कहां गलती है, कहां चूक है, यह है नक्शा जिसमें पश्चिम बंगाल में रेल हादसे से जुड़ी तस्वीरें, हर इंफॉर्मेशन, हर जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रेल हादसे में 20 लोग घायल हैं, यह सूचना आ रही है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। यह बड़ी खबर, अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। गंभीर घायलों को 1 लाख की मदद। निलोय भट्टाचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर। निलोय, क्या स्थिति अभी फिलहाल? निलोय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जलपाईगुड़ी हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में रेल हादसा जलपाईगुड़ी के पास और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह ट्रेन डिरेल होकर बहुत दूर, आप देख सकते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ, गंभीर हादसा हुआ है। और तकरीबन जो अब तक रिपोर्ट आ रही है कि रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। निलोय भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निलोय, क्या खबर है, क्या अपडेट है? जी देखिए, करीबन बताया जा रहा है कि 15 लोग जो डिब्बे में सवार थे वो गुरुतर रूप से घायल है और सारे घायलों को अब फिलहाल फालाकाटा और बीरापारा अस्पताल में दाखिल करने के लिए सारा इंतजाम किया गया है। करीबन अलीपुरद्वार, कूच बिहार, मैनागुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी सारे इलाकों से करीबन 300 एम्बुलेंस, डॉक्टर और नर्स समेत वहां पहुंच चुका है। वहां पे ड्रैगन लाइट पहुंच चुका है, वहां पे क्रेन पहुंच चुका है। क्रेन से वो जो डिब्बे एक के ऊपर एक सवार हो गए थे उनको उतारा जाएगा और उनका सलाखों को काट कर लोगों को बाहर निकाला जाएगा। अब तक जो अनौपचारिक जो रिपोर्ट है उस पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इसका जो पुष्टिता है वो अब तक नहीं हुई है। जो डीआरएम वो वहां पे पहुंच चुका है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है न्यू जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार के लोग जो है वो वहां पहुंच चुके हैं। रिलीफ जो ट्रेन है वो निकल चुका है। तो सवाल ये, 12 बोगियां बेपटरी हो जाती हैं, क्या रफ्तार रही होगी ट्रेन की? ये स्पीड, इस पूरे घटनाक्रम से हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। रेलवे की तरफ से क्या बयान दिया गया है, उनकी जांच किस दिशा में है, उनकी जांच की दिशा में क्या बातें सामने आई हैं? जी देखिए, जांच की दिशा अगर बताया जाए, देखिए अब तक जो औपचारिक रूप से एनएफ रेलवे के हेडक्वार्टर से कुछ अब तक रिलीज नहीं आया है, लेकिन अंदेशा यही लगाया जा रहा है और वहां के जो राहत के में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कर्मी है, उनका यही उनका जो एक इंस्टीट्यूशन है वो जो प्रारंभिक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो फॉल्टी लाइन या जो रेल ट्रैक में दरार और उसके बाद रेल ट्रैक चटकने की वजह से ये एक्सीडेंट हुई है। अब तक की जो रिपोर्ट है वो यही दर्शाता है। तो निश्चित रूप से जो रेल लाइन अचानक जब चटक जाता है तो ट्रेन वहां डिरेल हो चुका है, जो पटरी से करीबन 10 से 12 बोगी उतर गया है और उसके 3 बोगियां तो एकदम पूरा पलट ही गया है। तो एक पर एक बोगियां सवार हो गई है। तो बिल्कुल तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। तो फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
कहा जा रहा है, जो वहां आसपास जो बचाव कार्य में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि पटरियां जो थी वो चटकी हुई थी और ऐसे में यह हादसा हो सकता है। हालांकि यह जांच का विषय है। पद्मश्री से सम्मानित लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक को क्रूर, कामुक, बदसूरत कहकर विवाद पैदा कर दिया है। दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने सम्राट अशोक को भाइयों का हत्यारा बताकर उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। लेकिन सवाल यह है कि अशोक और औरंगजेब की तुलना कैसे की जाती है? सम्राट अशोक प्रजा के कल्याण के लिए जाने जाते हैं, तो औरंगजेब ने अपने साम्राज्य की बहुसंख्यक आबादी पर जुल्म ढाया। अशोक ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, तो औरंगजेब ने हिंसा का रास्ता अपनाया। खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी अशोक ने सभी धर्मों का सम्मान किया, तो वहीं औरंगजेब ने लोगों को इस्लाम मानने पर मजबूर किया। तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित लेखक की यह बात कितनी जायज है, क्यों जायज है, क्यों सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से उन्होंने की, यह समझना बेहद जरूरी है। कौन थे सम्राट अशोक? हम सभी को पता है, हम सभी बिहार वासियों को पता है। एक गरिमा का नाम है और उस गरिमा से हम सभी जुड़ते हैं, लेकिन जब भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो कई सवाल जन्म लेते हैं। यह सवाल सीधे उनसे ही है जिन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। अब क्योंकि इसके बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने अपने भाइयों को मारा, इसलिए हमने औरंगजेब से तुलना कर दी। लेकिन आगे की जो बात है, जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं, जो बिंदु बता रहे हैं, उसे भी समझना होगा। तो सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने पर दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दया प्रकाश सिन्हा पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। अशोक का मुकाबला कर दिया औरंगजेब से, जबकि अशोक और औरंगजेब में कहीं भी कोई दूर दूर तक कोई तारतम्य नहीं था। तो इसके लिए इनके जो गलत जो फैक्ट है, गलत बयानी है, उसके लिए इन पर एक भाजपा हमारे प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने इन पर कोतवाली थाना में एक मुकदमा दायर किया है। और हमारे साथ चलिए सीधे मेहमानों को हम जोड़ रहे हैं और ये विशेष टिप्पणी हम चाहते हैं कि आखिर, और संतोष पांडे जी बीएचयू के प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, जरा हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दिमाग की उपज है कि हम सम्राट अशोक को औरंगजेब से मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तुलना कर देते हैं। आप प्रोफेसर राकेश पांडे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? जी हाँ, तो उनका नाम सही लीजिए जी। प्रोफेसर राकेश पांडे जी से ये सवाल है जी। सवाल अपना बताइए। राकेश पांडे जी, एक सवाल है। सवाल इस बात को लेकर है कि दया प्रकाश पर गलत जानकारी देने का आरोप लग रहा है, तो हमें यह समझना भी जरूरी है कि सम्राट अशोक को उन्होंने किन परिस्थितियों में, किन बिंदुओं पर औरंगजेब से उनकी तुलना कर दी। जी जी, तो आप ये चाहते हैं कि इस बात को बताया जाए कि औरंगजेब और अकबर और अशोक के बीच में क्या साम्य और क्या वैषम्य, क्या समानता और क्या विषमता हो सकती है। आपका प्रश्न अगर यह है कि इस पर प्रकाश डाला जाए तो हम इस पर अपनी बात कहें, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस संदर्भ में आपको ये बात बहुत पूरे देश को भी और पूरे विश्व को ये बात जानना चाहिए, और लोग जानते भी हैं कि अशोक को लोगों ने महान कहा। जिसने भी देखा, चाहे किसी भी आइडियोलॉजी का व्यक्ति था, किसी भी आदर्शिकी का व्यक्ति था, उसने अशोक को महान कहा। और औरंगजेब को महान कहने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे, और औरंगजेब को महिमा मंडित करने वाले लोग हो सकता है पाकिस्तान में हो, या हो सकता है वे लोग जो विभाजन कराए हों वो औरंगजेब को महिमा मंडित करते हों। लेकिन
औरंगजेब में कोई ऐसी बात नहीं है जो महिमा मंडित की जा सके। औरंगजेब एक क्रूर व्यक्ति था। उसने क्रूरता से अपने भाइयों को मरवाया और सत्ता के लिए, शासन सत्ता के लिए अपने पिता को जेल में रखा। और जो उस समय के बहुत ही, जिन्हें कहा जाए मानिंद स्थान, काशी, जो सम्मानित स्थान थे हिंदुओं के, उनको बहुत ही मान मर्दन करने का न केवल प्रयास किया बल्कि उनके धर्मस्थलों को तोड़ा। और इस तरह से बहुत ही एक घिनौनी विरासत, उसके नाम की एक घृणित विरासत जो है वो पूरे विश्व इतिहास में देखी जा सकती है। तो दया प्रकाश सिन्हा जी को या फिर उनकी सोच को हम किस तराजू पर तोलें? अगर उन्होंने ऐसा कह दिया और इससे एक स्थिति पैदा हो रही है और एक गलत संदेश देने की कोशिश किया, तो उनके दिमाग को कैसे तोलें? ऐसा कौन सा तराजू है? उनका संदर्भ यह है, कुछ बातें सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। अशोक पावर स्ट्रगल के लिए, सत्ता संघर्ष के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करता है। उसका कलिंग का युद्ध होता है और युद्ध में, युद्ध तो युद्ध होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हतो वा प्रत्सत स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष से महिम तस्मादुदिष्ट कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध जो है, युद्ध धर्म होता है। युद्ध धर्म से आदमी जब भाग लेता है तो बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका मूल्यांकन होता है कि उसने उसके बाद कहा क्या। अशोक ने पूरे भारतद्वीप महाद्वीप और वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ देंगे आप, इन सभी इलाकों में युद्ध के पश्चात उसने जो धर्म की बातें कही, उस बात से अशोक का व्यक्तित्व औरंगजेब से बहुत ही ऊंचाई पर, औरंगजेब बौना है अशोक के सामने। अशोक कहते हैं कि धर्म क्या है, अपनी शिलालेखों में प्रश्न पूछ करके उत्तर देते हैं, धर्म क्या है। उनका धर्म जो है वो दया करना, दान करना, पाप न करना, शुद्धता से रहना, अपने बड़े माता पिता का सम्मान करना, यह धर्म है। और इस धर्म के संदर्भ में यह भी कहा उसने कि जो भी हमसे, सभी जनता का उसने कर्तव्य बताया। उसने कहा कि सभी का कर्तव्य है कि जो उनसे अलग धर्म के लोग हैं उनके बारे में भी वो लोग जानकारी रखें और उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। इस मामले में औरंगजेब तो कहीं खड़ा ही नहीं होता है। अशोक एक बहुत ही पराक्रमी राजा रहा, बड़ा भारी साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन उसके साथ उसने एक जो धर्म की और नैतिकता की, नीति शास्त्र की, जीवन को कैसे शुचिता और उसके ऊंचाई पर ले जाया जाए, शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, और समाज में बहुत से जो वैचारिक समूह हैं उनके प्रति कैसे सम्मान का भाव रखा जाए। उसने ब्राह्मणों का नाम लिया और कहा कि ब्राह्मणों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए, और जो श्रमण हैं, जो और दूसरे प्रकार के धर्म के अनुयायी हैं, उनके प्रति भी सम्मान होना चाहिए। उसने एक तरह से देखा जाए तो सर्वधर्म समभाव की बात कहा। वहीं औरंगजेब के डिक्शनरी में, उसके सोच में सर्वधर्म समभाव का कहीं पर कोई स्थान नहीं था। तो जो डॉक्टर सिन्हा ने कहा उनकी उदारता है, उन्होंने कह दिया कि भाई राजनीति के लिए अशोक को भी हिंसा का सहारा लेना पड़ा, लेकिन यहां पर ही बस सिमिलरिटी खत्म हो जाती है। जहां पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में अशोक, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ की जो परंपरा है, श्री राम की परंपरा या श्री कृष्ण की परंपरा, जो न्याय के लिए युद्ध की परंपरा, जो भी आपने न्याय को परिभाषित किया समाज के कल्याण के लिए, उसके लिए युद्ध किया, लेकिन युद्ध के बाद आपका लक्ष्य क्या है? हमारे गीता शास्त्र में युद्ध का जो लक्ष्य है, अंत में भगवान कृष्ण गीता शास्त्र में कहते हैं कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च निस्पृहः निर्भवो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। काफी रोचक बातें राकेश पांडे जी आपने बताई और उसे अलग अलग काल से आपने जोड़ने की कोशिश की।
धर्म को बताया, युद्ध को भी धर्म के तौर पर किस तरीके से देखा जाता है और कहां से ये चेंजेस आते हैं कि आप संत भी हो जाते हैं। लेकिन अब संतोष पाठक जी की बारी है, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष पाठक जी, कई डिमांड्स आपने कर दी है और जो आरोप, जो एक तरीके से आपका उद्गार है वो सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विवेक जी, ये निश्चित ही एक दुर्भाग्यपूर्ण लेखन है और जैसा अभी बीएचयू के प्रोफेसर सर बता रहे थे, इतिहास के कालखंड में जो घटनाएं घटी हैं उनको राइट पर्सपेक्टिव में ही पेश करना चाहिए इतिहास को। और जब इतिहासकार किसी विषय पर लिखें तो जो वास्तविकता है उसको सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से वो संबंधित कभी नहीं रहे। जहां तक पार्टी की बात है मैं उस पर बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से वो संबंधित एक्शन की बात कीजिए संतोष पाठक जी, क्या एक्शन? आज आप लोग एक्शन की बात कर रहे हैं? नहीं, एक्शन तो मैं एक्शन की बात कर रहा हूं विवेक जी। एक्शन का जहां तक विषय है, अभी शाम में हम लोगों के माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई है और पार्टी के वो चूंकि कभी कोई सदस्य रहे नहीं तो उन पर कोई पार्टी के दृष्टिकोण से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, कई चीजों को आपने जोड़ा, एक नई जानकारी भी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आपत्तिजनक टिप्पणी पर लोगों में आक्रोश है। पटना इनकम टैक्स गोलंबर पर महात्मा फूले समता परिषद के कार्यकर्ताओं ने दया प्रकाश सिन्हा का पुतला फूंक दिया। दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दया प्रकाश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और चलिए, छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।